अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज सबसे पहले मैं एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। शदीद गर्मी का मौसम है पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं, हब्स के महीने चल रहे हैं, तो वहाँ पे जहाँ इंसान शदीद प्यासा होता है, साए की तलाश में होता है, अपने आप को गर्मी से बचाता है, वहीं पे जहां मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता होता हूं कि अपने इर्द गिर्द तमाम इंसानों का ख्याल रखें, चाहे वो कपड़ों की सूरत में हो, खाने पीने की सूरत में हो, राशन डलवाने की सूरत में हो, तो वहीं पे एक और मखलूक भी है जो बेज़ुबान मखलूक है। वो परिंदे भी हैं, वो आपकी गलियों मोहल्लों में फिरने वाले आवारा कुत्ते और आवारा बिल्लियाँ भी हैं। हमारे यहाँ क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं है कि उनको हम आवारा कह देते हैं, वरना वो भी जानदार हैं। अगर हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दे हमें, तो हम उनको अपने घरों में लाके पाल सकते हैं, उनके लिए कोई ना कोई इस तरह का छोटा मोटा बंदोबस्त कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उनके लिए किसी बर्तन में रोज़ाना की बुनियाद पे पानी का एहतमाम करें, खाने का एहतमाम करें। मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सबसे मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, मेरे घर के बाहर भी हर वक्त एक बर्तन मौजूद है जिसमें पानी है और दूसरा मिट्टी का बर्तन है जिसमें आते जाते कोई भी परिंदे हैं, जानवर हैं, उनके लिए खुराक मौजूद है। छत के ऊपर स्पेशल एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी भी है और दाना रोज़ाना की बुनियाद पर डाला जाता है, और गेट के बाहर जो है वो खाने का इस तरह का कुछ ना कुछ मैं लाता रहता हूँ। जो भी कोई जानवर, बिल्ली गुजरे, कुत्ता गुजरे, उनके लिए खुराक मौजूद होती है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, खुदारा उस मखलूक का जो अपने मुंह से ज़ुबान ना होने की वजह से आपसे मदद के लिए नहीं कह सकते, वरना कितनी चिड़ियाँ, कितनी कबूतर, कितने परिंदे जो प्यासे होंगे इस मौसम में, पानी की तलाश में बेहोश हो जाते हैं, मर जाते हैं। एक भी किसी जानदार की आपने जान बचाई तो आप सोच नहीं सकते कि अल्लाह के पसंदीदा कामों में से कितना पसंदीदा एक ये वाला भी काम है, इंसानों के काम आना। और हकूकुल इबाद, जहाँ मैं कहता होता हूँ बंदों के हकूक़, वहाँ पे अल्लाह की मखलूक, इंसानों के हकूक़ और अल्लाह की मखलूक में चरिंद परिंद जानवर भी शामिल हैं, उनका भी ख्याल रखना। ना सिर्फ खुद ख्याल रखिए बल्कि अपने इर्द गिर्द हमसाए, रिश्तेदार, जितने भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इस मौसम में, स्पेशली शदीद गर्मी के मौसम में, उनके लिए दाने का और पानी का एहतमाम कीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब जिस तरह मैं रिक्वेस्ट करता होता ना, खाना पीना, राशन इंसानों के लिए, कपड़े गर्मियों के, तो कम से कम ये तो बहुत आसान है। हर घर में पानी मौजूद है, पानी भर के मिट्टी के बर्तन में, किसी भी बर्तन में रख दें, कुछ खाने के लिए भी रख दें, तो समझिए आप अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल हो जाएंगे और तब आपकी आयात के अंदर तासीर पैदा हो जाती है। आज की जो मुझे कहानी है, इनका नाम है साजिद, आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ से इन्होंने कहानी भेजी है। दो दोस्तों की कहानी, एक सच्ची कहानी, दोस्तों की ऐसी मोहब्बत की लाजवाल कहानी। मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जहाँ सब उस मोहब्बत की मिसालें देते थे कि उस मोहब्बत को किसकी नज़र लगी या ऐसा क्या मोड़ आया कि क्या से क्या हो गया। दो नाम जो उन्होंने कहा है कि आप इनको फ़र्ज़ी रख लीजिए। मैंने उनसे पूछा ओरिजिनल क्यों नहीं, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी इस कहानी के हिसाब से ओरिजिनल नाम। उन्होंने कहा उनके वालिदैन शायद फिर तकलीफ़ में ना आ जाए। मुझे कुछ इस तरह की उन्होंने लॉजिक दी। मैंने कहा ठीक है जी, इनको फ़र्ज़ी रख लेते हैं। मेरी उनके साथ डिस्कस हो रही थी। उन्हीं के कहने पे एक का नाम है खालिद और एक का नाम है शहजाद। ये एक ही गांव के अंदर दोनों लड़के रहते थे। खालिद एक ऐसे घर में रहता था जो काफ़ी अमीर फैमिली थी, और यूँ कह सकते हैं इस गांव में इक्का दुक्का ही घर थे जिन्होंने गाड़ी रखी हुई थी, वरना ज़्यादातर जितने भी इस इलाके के, एक गांव के घर थे, उनके पास गाड़ी नहीं थी। गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। खालिद टोटल 4 बहन भाई थे, 2 भाई और 2 बहनें। खालिद सबसे छोटा था। बड़ा जो भाई था बाप का कारोबार में साथ देता था, उसके बाद 2 बहनें थी और आखिरी नंबर खालिद का था। जबकि दूसरी तरफ शहजाद 7 बहन भाइयों में से आखिरी नंबर उसका था। जहाँ पे दौलत और गुर्बत थी, वहीं पे उनके बीच उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत और दोस्ती का रिश्ता था। बचपन से ही
खालिद और शहजाद ऐसे ज़बरदस्त दोस्त बने कि दोनों के घर वाले एक दूसरे को जो सलाम करते थे, मिलते थे, तो इन बच्चों की वजह से मुलाकात होती है। आज भी बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है, स्पेशली लाहौर में तो मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बच्चे इतने अच्छे दोस्त होते हैं, घरों में ऐसा आना जाना होता है कि उन बच्चों की वजह से वालिदैन भी एक दूसरे को दुआ सलाम करते हैं और दुआ सलाम करते करते दोस्ती में बदल जाते हैं रिश्ते। और वो होता किसकी वजह से? वो छोटे बच्चे जो स्कूल पढ़ते होते हैं उनकी वजह से। ऐसा मैंने यहाँ पे भी देखा है। सो खालिद और शहजाद के घर भी एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो जो गैप था उस इलाके में, लेकिन क्योंकि खालिद एक अमीर घर से था, लेकिन उसके वालिद एक इंतहाई नफीस और रहम दिल लोगों का ख्याल रखने वाले इंसान थे। ये एक सरसब्ज इलाका है, आज भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, सरसब्ज पहाड़, ऐसे पहाड़ कि आप उस साइड पे जाएं तो उन पहाड़ों पे दरख्तों ने एक दूसरे के साथ ऐसे सर जोड़ के खड़े हुए हैं कि धूप उनके नीचे नहीं पहुंच सकती, हर वक्त छांव रखते हैं। इसलिए सर्दियों में शदीद ठंड होती है और गर्मियों में वहाँ पे उन दरख्तों की छांव की वजह से, ऊंचाई पे होने की वजह से, लोग अपनी गर्मी को ख़त्म करने के लिए, मौसम को एंजॉय करने के लिए, गर्मी से जान छुड़ाने के लिए ऐसे इलाकों में जाते हैं और जाके बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कागान, नारान, ऐसे इलाकों में। इन दोनों दोस्तों ने में एक ही स्कूल के अंदर दाखिला लिया और इकट्ठे एक ही मेज़ पे ये बैठते थे। वक्त गुजरता रहा, इनकी दोस्ती भी बढ़ती गई, इस अंदाज में बढ़ती गई कि दोनों को ही क्रिकेट खेलने का शौक़ था और दोनों पढ़ाई में भी कभी शहजाद थोड़े से नंबर ज़्यादा ले लेता और कभी खालिद थोड़े से ज़्यादा नंबर ले लेता। तीसरी, चौथी, पाँचवीं, क्योंकि इनका जो स्कूल था वो 10वीं क्लास तक था, तो इन्होंने 10वीं क्लास तक अपने ही इलाके में इकट्ठे पढ़ा। अब मैट्रिक हो चुकी थी और आजकल ये दोनों स्टूडेंट फ्री थे, पेपर दे चुके थे और इस इंतज़ार में थे कि रिज़ल्ट क्या आता है। कि वहीं पे ही एक दिन खालिद ने कहा, कल मैच है और मैच के लिए वो दूर जो इलाका है, क्योंकि पहाड़ हैं, इनके ग्राउंड्स तो प्रॉपर होते नहीं, तो दूर दूर कुछ इस तरह की जो जगह बनी होती है, तो वहाँ पे लड़के खेलने के लिए जाते हैं। खालिद ने कहा शहजाद से, कल तैयार रहना, कल मैच है और हमने हर सूरत मैच को जीत के आना है। मैं तुम्हारे घर के बाहर आऊँगा, चलेंगे। तो उसने कहा जाना कैसे है? उसने कहा मैं अपने डैड की गाड़ी ले आऊँगा, क्योंकि अब वो गाड़ी चलाना सीख चुका था। उसको इजाज़त नहीं थी, उसके बावजूद भी कभी कभी वो गाड़ी ले आता था, उसको गाड़ी सिखा दी गई थी। यूँ अगली दोपहर वो गाड़ी लेके शहजाद के घर के बाहर पहुंचा। वो उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो आया, गाड़ी में बैठा और दोनों दोस्त पहुंचे उसी ग्राउंड में जहां पे आज उन्होंने मैच खेलना था। बाकी लोग भी वहां पे पहुंच चुके थे। गाड़ी उन्होंने साइड पे रोकी और मैच खेलना शुरू कर दिया था। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने मैच खेला। तकरीबन खालिद ने 70 स्कोर किया और शहजाद ने 80 स्कोर बनाए। बहुत अच्छी बॉलिंग की और बॉलिंग इतनी अच्छी थी कि ये मैच जीत ही गए। लेकिन मैच के अंदर इन्वॉल्व इस तरह रहे, जीतने के चक्कर में, बॉलिंग बैटिंग करने के चक्कर में, शाम से रात हो गई, दोनों को अंदाज़ा ही नहीं हुआ। जैसे ये लोग मैच जीत गए तो दोनों दोस्त चलते हुए गाड़ी में आए तो खुशी से खालिद ने स्टीयरिंग संभालते हुए कहा, आज तो मज़ा आ गया। मैंने कहा था हर सूरत आज ये मैच जीतना है, हम मैच जीत गए हैं। मुझे शदीद भूख लगी है। शहजाद क्या कहते हो, आज हम होटल पे खाना खाएंगे? शहजाद ने कहा सच पूछते हो तो यार मुझे भी शदीद भूख लगी है, होटल पे खाना खाते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। वो दोनों दोस्त गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हुए उस जगह की तरफ जो एक वहाँ का मशहूर होटल था। ये उन दिनों की बात है जिस वक्त इंसान बहुत जल्दी वहाँ पे सो जाते थे। आजकल आबादी वहाँ पे भी इस तरह की हो गई है कि इंसान 10, 11, 12 बजे तक जागते रहते हैं। गर्मियों के मौसम में तो वैसे ही एक रौनक लगी होती है, तो रात सारी वहाँ पे मरी की जो सड़कें हैं वो आबाद रहती हैं। लेकिन उससे आगे आप मज़ीद ऊंचाई की तरफ जाएं तो वहाँ पे 10 बजे वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो सो जाते हैं। वो दोनों गाड़ी चलाते हुए होटल पे पहुँचे। उन्होंने बैठ के खाना खाया और गप्पे मारते मारते तब भी एहसास ना रहा कि पहले ही वो लेट थे और खाना खाते मज़ीद लेट हो गए। और जब वहाँ से उठे तो उस दिन खुशी के आलम ये था कि उनको कतअन टाइम का एहसास तक ना रहा कि इस वक्त 10:30 हो चुके हैं।
जब उन्होंने टाइम देखा तो उन्होंने कहा ओ माय गॉड, आज तो लेट हो गया और घर वाले शदीद परेशान हो गए। मोबाइल का दौर नहीं था, जल्दी से वो दोनों गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से रवाना हुए। उसी रास्ते से वापस आ रहे थे जिस रास्ते से वो होते हुए होटल पे पहुंचे थे। उस वक्त वो बातों में इतना मगन थे कि उनको किसी चीज़ का भी एहसास नहीं था। इन रास्तों से वो अपने वालिदैन के साथ कई दफ़ा गुजर चुके थे। फ़र्क ये था, आज ये दोनों अकेले थे, इनके साथ कोई बड़ा नहीं था। और जब ये गाड़ी में आ रहे थे तो टाइम ज़्यादा होने का जो एहसास था खौफ पैदा कर रहा था। तो वहीं पर शहजाद बोला, यार यहाँ पर तो रास्ते में वो कब्रिस्तान भी आता है, जो बड़ा मशहूर कब्रिस्तान है, और सुना है रात को वहाँ पे तो बड़ी अजीब सी चीज़ें होती हैं। खालिद बोला, तुम उन रूहों की बात तो नहीं कर रहे? मैंने सुना वहाँ पे कोई रूहें वगैरह भी होती हैं। शहजाद बोला, हाँ हाँ यार, मैं उसी रूहों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भटकती हुई रूहें भी होती हैं। खालिद मुस्करा पड़ा। शहजाद ने पूछा, हंस क्यों रहे हो? तो उसने कहा, रूहों से डर रहे हो ना? तो शहजाद ने कहा, तुम्हें मजाक लग रहा है? उसी लम्हे खालिद ने एक ज़ोर से कहका लगाना शुरू कर दिया और हंसे गया। वो गाड़ी भी चला रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था शहजाद के ऊपर कि यार तू मेरा यार है, मेरा यार हो के शहजाद तू इतना डरपोक है। तू आज भी सोचता है ये रूहें और इस तरह की चीज़ें होती हैं। यार कुछ भी नहीं होता, मेरे पापा कहते हैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, कोई जिन भूत रूह ऐसा कुछ भी नहीं होता। तू कौन सी दौर में जी रहा है यार, अब बहुत वक्त चेंज हो गया। और वो हंसे जा रहा था। शहजाद उसका बेस्ट फ्रेंड था। वो जानता था कि इस वक्त रात का टाइम है और वही कब्रिस्तान जिसके बारे में बहुत सारी बातें मशहूर थी, हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। और ये है कि ये मानने को तैयार नहीं, मेरा खामोश रहना ही बेहतर है। तो वो चुप करके बैठ गया। जैसे ही चुप करके बैठा तो शहजाद के चुप करने पे खालिद ने कहा, लगता है तू फिर डर गया, और फिर से हंसना शुरू कर दिया। इसी तरह हंसते हंसते शहजाद ने देखा वो गाड़ी भी ड्राइव कर रहा है, उसकी निगाह सामने सड़क की तरफ भी है, लेकिन वो कब्रिस्तान वहाँ से शुरू हो चुका था। जब खालिद मुसलसल हंसता जा रहा था और शहजाद कन अखियों से इधर उधर घूम के देख रहा था, तो वो कब्रिस्तान था जिसके अंदर अब वो दाखिल हो चुके थे। वो रास्ता ही ऐसे था, ऐसी जगह में बनाया गया था कि अब कब्रिस्तान के साथ साथ ही वो गाड़ी चलाते हुए गुजर रहे थे। तकरीबन ये कब्रिस्तान का दरमियान ही बनता था कि गाड़ी ने झटके लेने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि गाड़ी बंद हो गई। शहजाद जो पहले ही डर के बैठा हुआ था और खौफजदा हो गया कि गाड़ी बंद क्यों हो गई। वो बोला नहीं है, मैं बोलूँगा ये मेरा मजाक उड़ाएगा। तो खालिद ने कहा, यार क्या हुआ है, गाड़ी क्यों बंद हो गई है? शहजाद चुप रहा। उसने कहा, शहजाद क्या हुआ है तुम्हें? उसने कहा, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं, तुम चेक करो गाड़ी क्यों बंद हो गई है। ज़्यादा उसको भी नहीं आता था। वो उठा, गाड़ी को इधर उधर, जितना उसको समझ बूझ थी, वो एक नौजवान लड़का था, ज़्यादा नहीं जानता था, गाड़ी को चेक करता रहा। फ्यूल का उसको पता था, फ्यूल भी उसके अंदर पूरा था। तो फिर क्या हुआ था, गाड़ी बंद हो गई और क्या हो रहा था? तो वहीं पे जहाँ पे इर्द गिर्द कोई गाड़ी नहीं, किसी का नहीं, क्योंकि गांव में गाड़ियाँ ही कितनी थी, गिनती की गाड़ियाँ थीं, और उनमें से एक गाड़ी इनकी थी जो इस वक्त वो लेके आया था। तो वहीं पे एक बूढ़ा शख्स जिसके हाथ में एक स्टिक थी और एक टांग से वो लंगड़ाता हुआ आ रहा था। शहजाद की निगाह पड़ी कि दूर दरख्तों के पीछे से एक बूढ़ा ऊपर से नीचे की तरफ चलता हुआ आ रहा है, और उसकी रात की उस तारीकी के अंदर पहाड़ों पे वो जो स्टिक थी दरख्तों के बीच में, जब वो ज़मीन पे लगता था, ठक ठक वो आवाज़ आ रही थी। तो ठक ठक की उस आवाज़ ने खालिद को भी अपनी तरफ मुतवज्जो किया। तो खालिद भी उस सिमत देखना शुरू हो गया। उसने देखा एक बूढ़ा शख्स है जो उनके करीब आ रहा है। शहजाद को पता नहीं ऐसे क्यों महसूस हुआ जैसे कोई ये नॉर्मल शख्स नहीं है, कुछ अजीब सा शख्स है, और खालिद बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था। जैसे वो बूढ़ा पास आया तो उन्होंने देखा कि उसकी एक टांग नहीं है, एक आंख भी उसकी मसनूई लगी हुई है, बिखरे से उसके बाल हैं, तकरीबन उसका चेहरा सफ़ेद सा है, और भवें, पलकें, दाढ़ी सारी सफ़ेद है। बाल भी उसके जो सर पे थे वो सफ़ेद छोटे छोटे बाल थे, उलझे हुए बाल। हाथ में इस तरह डंडा लेके वो उनके करीब आके खड़ा हो गया और कहा, क्या हुआ है? उसकी आवाज़ भी अजीब सी थी। शहजाद को मज़ीद एक खौफ सा लगा। तो खालिद ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहा, पता नहीं गाड़ी बंद हो गई, आपको पता लगता है कि गाड़ी को कैसे?
ठीक करना है, ये इसको कैसे चेक करना है। तो उस बूढ़े ने खालिद की आंखों में आंखें डाल के कहा, घर जाओ, रात को बाहर ना निकला करो। खालिद उसको इस तरह आंखों में आंखें डाल के ये जुमला जब उसने सुना तो वो थोड़ा सा अजीब सा हुआ। शहजाद उसी लम्हे अलर्ट हो गया कि ये इंसान नहीं है, कुछ और ही है। तभी खालिद ने कहा, आपका कहने का क्या मतलब है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। उस शख्स ने कहा, इस जगह रूहें भटकती हैं और कभी भी रूहों का मजाक मत उड़ाना। और मेरी बात तुम स्पेशली बच्चे तुम याद रखना, रूहों का कभी मजाक मत उड़ाना और कभी किसी के साथ बुरा मत करना। और मेरी इस बात को याद रखना, अच्छाई करना अच्छाई का अच्छा सिला होगा, कभी भी बुरा करोगे तो उसका बुरा सिला होगा। अल्लाह की कितनी मखलूक है जो यहाँ पे है, कभी उसका तमस्सर ना उड़ाना, मजाक मत उड़ाना, तमस्खर ना उड़ाना। गाड़ी में बैठो और जाओ, ये कहा। और उस बूढ़े ने वापस मुड़ने की बजाय जिस जगह से था उसी तरह अपना डंडा ज़मीन पे उस तरह ठक ठक टेकता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया। और खालिद उसको खड़ा होकर देखता रहा कि कैसा पागल बंदा है, ये क्या कह के गया है। तभी शहजाद ने अंदर से कहा, खालिद अंदर आओ, खालिद अंदर आओ। खालिद अजीब सा उसको खड़ा कुछ देखता रहा। जब वो दूर चला गया तो एकदम से दरवाज़ा खोला, अंदर कहता है, यार ये कैसा शख्स था। उसने कहा, खालिद तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई, वो जो कुछ कह गया है वो ठीक है, कि हमें निकलना चाहिए यहाँ से, बैठो। उसने कहा, कैसे चलें, गाड़ी काफ़ी कोशिश कर चुका हूँ यार, स्टार्ट ही नहीं रही। उसने कहा, एक दफ़ा अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट तो करो। उसने कहा, यार तुम जानते भी हो मैं कई दफ़ा कोशिश कर चुका हूँ, निकल के कर चुका हूँ, नहीं हो रही। उसने कहा, वो शख्स भी कह गया है, गाड़ी में बैठो और जाओ, एक दफ़ा स्टार्ट तो करो। खालिद ने कहा, यार शहजाद तुम ना अभी भी अपने माँ बाप की बातें सुनते हो, जो बहुत पुराने दौर की बातें यार, वो फजूल हो चुकी, अब हम नए दौर में रहते हैं। चलो ये लो, मैं गुस्से में उसने कहा, तुम्हारा कहना भी मान लेता हूँ, ये लो। उसने चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट हो गई, चलो तुम्हारा तुक्का लग गया, अब तुम यही कहोगे कि तुम्हारी वजह से हुई है, उस बूढ़ी की वजह से हुई है, चलो स्टार्ट हो गई, चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट की और उसने चला दी। शहजाद तो सब कुछ समझ चुका था कि क्या देखा, क्या उसने बोला, क्या उसने समझा। खालिद था जो नहीं समझ चुका था। खैर गाड़ी चला के वो अपने घर पहुंच गए। रिज़ल्ट का इंतज़ार था जो 2-3 महीने बाद आना था। और जब रिज़ल्ट आया तो खालिद ने सेकंड पोजीशन ली थी और शहजाद ने फर्स्ट पोजीशन ली थी। दोनों दोस्त खुश थे। और शहजाद क्योंकि गरीब वालिदैन का बेटा था, बाप मजदूरी करता था और बड़ा भाई पढ़ा लिखा होने के बावजूद बाप का मजदूरी में हाथ बटाता था। माँ ने पूछा, बेटा तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, अब तुम्हारे क्या इरादे हैं। शहजाद ने कहा, माँ मेरी ख्वाहिश है कि मैं अब भाई और बाप की मदद करूंगा। माँ ने कहा, तुम भी मजदूरी करोगे। उसने कहा, हाँ माँ, जब बाप भी करता है और बड़ा भाई भी करता है तो मुझे करने में क्या हर्ज है। माँ ने कहा, नहीं बेटा, अब अल्लाह का इतना है कि तुम्हारा बाप भी कमा रहा है, तुम्हारा भाई भी उसका हाथ बटा रहा है, तो तुम पढ़ ही रहे हो, तुम्हारी पोजीशन भी पहली आई है, तो भाई और तुम्हारे बाप की ख्वाहिश यही है, ये आगे पढ़े। मैं चाहूँगी तुम अपनी तालीम को जारी रखो। यहाँ तो 10वीं तक था जो तुमने पढ़ लिया, अब पूछो खालिद से, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, जहाँ वो दाखिला ले तुम्हें भी वहीं पे ही पढ़ना चाहिए। खालिद के बाद पहुँचा और उसे पूछा, क्या इरादे हैं। उसने कहा, शहर में फ़लाँ कॉलेज के अंदर दाखिले की बात हो रही है, तुम्हारा क्या इरादा है। शहजाद बोला, मेरी माँ ने भी यही कहा है कि पूछो, खालिद जहाँ पे दाखिला ले रहा है तुम भी वहीं पे दाखिला लो। तो ठीक है, मैं भी फिर वहीं पे दाखिला लेता हूँ। वो दोनों दोस्त फिर से खुश हो गए कि फिर से अब वो इकट्ठे होंगे, क्योंकि वो हमेशा ही इकट्ठे रहना चाहते थे। और यूँ दोनों के वालिदैन ने उनको उस कॉलेज तक पहुंचाया और उनका वहाँ पे दाखिला भी हो गया। ढेर सारी दुआएं वो लेके आए थे। सबसे ज़्यादा शहजाद को माँ बाप और बड़े भाई ने दुआएं दी थी, क्योंकि वो एक गरीब घराने से था और वो इस उम्मीदों और दुआओं के सहारे उसको भेज रहे थे कि ये हमारे लिए पढ़ लिख के कोई अच्छी नौकरी पे लग जाएगा और हम फ़ख्र से कह सकेंगे हमारा बेटा, हमारा भाई भी आज अफसर लग गया। खालिद क्योंकि एक ऑलरेडी अमीर माँ बाप का बेटा था, उसको इन बातों की कोई परवाह नहीं थी।
लेकिन प्यार दोनों का था, दोस्ती दोनों की थी, सारा मोहल्ला मिसाल देता था। और यूं दोनों दोस्त जब वहाँ पहुँचे, उनका दाखिला हो गया, तो उनको जो रहने के लिए हॉस्टल में रूम मिला वो भी एक ही रूम मिला, ऐसा रूम जहाँ पे वो दोनों इकट्ठे रहते थे। अगला दिन दोनों दोस्त तैयार हो रहे थे, खालिद सो रहा था, शहजाद जल्दी से उठा, तैयार हुआ, क्योंकि आज पहली क्लास थी, आज कॉलेज के अंदर जाके पहला दिन था कि क्लासरूम में बैठना था और कॉलेज में पढ़ना था। वो तैयार हुआ, उसने खालिद को उठाया, खालिद ने कहा उठता हूँ यार, थोड़ा सा सोने दो सोने दो। उसने देखा खालिद उठने के मूड में नहीं है, यूं वो तैयार हुआ और हॉस्टल से निकल के क्लासरूम में पहुंच गया। क्लासरूम में वो जैसे ही जाके बैठा तो उसको अंदाज़ा हुआ कि वो वक्त से पहले आ गया है, अभी और कोई भी नहीं पहुंचा। वो अकेला ही शायद बेचैन था, उसका पहला दिन था, गांव के एक माहौल से आने वाला लड़का था, इसलिए वो पहला ही लड़का था जो क्लास में दाखिल हुआ था। शहजाद के अलावा क्लास में कोई भी नहीं था, तो वो आगे वाली जो बेंच पड़ी थी उस पर जाके बैठ गया। क्लास के अंदर जो दूसरी शख्सियत दाखिल हुई वो एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की थी, उसी शहर की लड़की जिस शहर में उन्होंने दाखिला लिया था, क्योंकि ये कॉलेज ऐसा कॉलेज था जहाँ लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते थे, जबकि जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखते थे वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं था। स्कूल में लड़के अलग, लड़कियाँ अलग पढ़ते थे। वो लड़की जैसे ही कमरे से दाखिल हुई, शहजाद की उस पर निगाह पड़ी तो शहजाद उसको देखता ही रह गया। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी और उसने जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे वो इंतहाई मॉडर्न कपड़े थे। उसने एक लंबा सा कुर्ता पहन रखा था और कुर्ते के नीचे उसने जीन्स पहन रखी थी। पहला मौका था कि अपनी आंखों से शहजाद किसी ऐसी लड़की को देख रहा था जो जीन्स पहन के आई हो, वरना वो एक गाँव में रहने वाला लड़का ड्रामों फिल्मों की हद तक तो देखा था, आज प्रैक्टिकली किसी को देख रहा था। लेकिन उसका जो हुस्न था, उसकी जो खूबसूरती थी वो बला की थी, वो बहुत हसीन व जमील थी, कुदरती हुस्न था। वो नहीं जानता था उसने मेकअप किया है या नहीं किया, लेकिन उसके हाथों को, उसके चेहरों को, उसकी गर्दन को देख उसको अंदाज़ा हुआ जितना गोरा उसका कलर है, तो ये जो उसके गालों पे गुलाबी रंग है ये कुदरत ने चढ़ाया है, इसको मेकअप की ज़रूरत नहीं होगी। वो लड़की जब दाखिल हुई तो उसने सामने बैठे शहजाद को देखा और शहजाद का दिल जो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, वो लड़की चलती हुई आई और उसी जगह पे ही बैठ गई, उसी बेंच पे बैठ गई जहाँ पे शहजाद बैठा था। सारी बेंचें खाली थी, वो कहीं पे भी बैठ सकती थी, पता नहीं क्यों उसने उसी बेंच का इंतखाब किया जो शहजाद की बेंच थी, वो शहजाद के साथ ही बैठ गई। शहजाद का दिल मज़ीद तेज़ी से धड़कना शुरू हो गया, खुशबुओं से भरपूर थी वो। उसने बहुत कोई ज़बरदस्त किस्म का महंगे वाला परफ्यूम लगा रखा था, सलीके से उसने बाल बनाए हुए थे, वाकई वो लगता था चाल ढाल से जहाँ हसीन व जमील थी वहाँ किसी अमीर माँ बाप की बेटी थी। शहजाद को इससे कोई गर्ज नहीं था कि वो अमीर थी या गरीब थी, वो तो उसके हुस्न में खो सा गया था। वहीं पे बैठे बैठे शहजाद ने उसे कहा अस्सलाम वालेकुम। उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। उस लड़की ने उसकी तरफ देखा और कॉन्फिडेंस से कहा वालेकुम अस्सलाम। अब शहजाद के अंदर थोड़ा सा और हौसला आया, उसने कहा आपका नाम क्या है। वो एकदम से चौंकी और शहजाद को यूं देखा जैसे एक अजनबी उससे नाम पूछ रहा है। उसने कहा मेरा नाम, आपने मेरे नाम का क्या करना है। तो शहजाद जैसे शर्मा सा गया और डर सा गया और अजीब सा होके बैठ गया। तो उस लड़की को उसका इस तरह डरना और इस तरह मुंह उधर करना, जैसे ऐसा अंदाज लगा कि वो शहर की लड़की खिलखिला के हंस पड़ी, जैसे ये तो डर ही गया यार, मैंने तो ये कहा ये तो कोई लगता है कोई गांव का आया हुआ लड़का है, आप कहाँ से आए हो। तभी उसने फ़ौरन सवाल दाग दिया उस लड़की ने, क्योंकि वो देख चुकी थी जिस तरह डर है और जिस तरह ये इधर हो गया कि ये शहर का लड़का नहीं है। उसने कहा जी मैं गाँव से आया हूँ। कौन से गाँव से। उसने अपने गाँव का नाम बताया। मैंने कहा मेरा नाम आसिया है, तुम्हारा नाम क्या है। अब वो डरा हुआ था, अभी तक उसके सवाल जवाब भी डरे हुए थे। उसने कहा जी, नज़रें उसने झुकाई हुई थी, मेरा नाम शहजाद है। ओके, अच्छा ये बताओ शहजाद तुमने कितने नंबर लिए थे। तो शहजाद ने उस वक्त अपनी गर्दन अकड़ाई और खुश होकर कहा मेरे ये नंबर थे और मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है। उस वक्त लड़की को लगा कि नहीं, अब इसकी रिस्पेक्ट बनती है, इसके तो बहुत अच्छे नंबर आए, इसका मतलब है ये पढ़ाकू लड़का। उसने कहा गुड, वेरी नाइस, तुम्हारे तो वाकई बहुत अच्छे नंबर आए हैं शहजाद,
इसका मतलब तुम इतने अच्छे नंबर से पास करके आए हो। तभी शहजाद को थोड़ा सा हौसला मिला और उसने पूछा, आपके कितने नंबर थे? डर डर के पूछा। उसने कहा, अब लड़की ने सर थोड़ा सा झुका लिया, जैसे हल्की सी शर्मिंदा हो गई, और उसको कहा, मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं, लेकिन मेरी माँ बाप की और मेरी ख्वाहिश है कि मैं FA में अच्छे नंबर लूँ। तो उसी वक्त शहजाद ने एकदम से जैसे उसके अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया, उसने कहा, आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ये जुमला सुनना था कि लड़की एकदम से खुश हो गई और शहजाद की तरफ देख के कहा, वाकई? मैंने कहा, हाँ, अगर आप चाहें तो जिस वक्त आपके पास टाइम होगा मैं आपको उस वक्त पढ़ा सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ताकि आप अच्छे मार्क्स लें। ओ वेरी नाइस, गुड शहजाद, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। और ये इब्तिदा थी उन दोनों की दुआ सलाम से दोस्ती की। आहिस्ता आहिस्ता क्लास के बाकी लड़के भी आना शुरू हो गए, यहाँ तक कि जब खालिद क्लास में दाखिल हुआ तो जिस जगह पे खालिद को होना चाहिए था, शहजाद के साथ वाली जगह, तो वहाँ पे उसने एक लड़की को बैठे हुए देखा। उसको बहुत बुरा लगा कि दोस्त मेरा है शहजाद, हम हमेशा इकट्ठे बेंच पे बैठते आए हैं, आज ये लड़की के साथ क्यों बैठा है? वो दूसरे बेंच पे बैठ गया और जब वो कॉलेज से निकले तो उसी वक्त खालिद ने नाराज़गी का इजहार किया कि तुमने मेरी जगह पे उस लड़की को क्यों बिठा दिया? उसने कहा, नहीं, एक तो मैं तुम्हें जगाता रहा हूं, तुम उठे नहीं, तुम उठते तो हम दोनों ही वहीं पे बैठते, और दूसरा मैंने उस लड़की को बुलाया नहीं है कि यहां पे आके बैठो, वो खुद से चलती हुई आई है और आकर बैठ गई हो। अब मेरा सवाल तुमसे है खालिद, अगर मेरी जगह पे तुम होते और ऐसे बैठे होते और लड़की आके बैठ जाती तो तुम क्या करते? उसको कहते, उठो यहां से। खालिद कुछ चंद सेकंड खामोश रहा, जैसे सोच रहा हो कि उसका जवाब क्या होगा। तो उसने कहा, हाँ, बदतमीजी तो मैं भी नहीं कर सकता। तो उसको कहता, उठो। तो उसने कहा, फिर शहजाद बोला, खुद सोचो खालिद, मैं उसको कैसे कहता यहाँ से उठो? मेरी भी यही ख्वाहिश थी तुम बैठो यहाँ पे, लेकिन ये सच है, वो लड़की जिस तरह आई, मैं जिस तरह दिल की धड़कन मेरी तेज हो गई और आकर बैठ गई, तो मैं उसको उठा नहीं सका। हाँ, अगर तुम कल कहते हो तो मैं जिस बेंच पे कहते हो तुम्हारे साथ चल के मैं बैठूंगा। उसने कहा, ठीक है, हम कल इकट्ठे बैठेंगे। अगले दिन फिर वो उठा और उसने खालिद को उठाया, उठ जाओ खालिद, चलें, और उसको जगाता रहा। खालिद ना उठ सका। उसको कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। वो इस ख्वाहिश में था कि आज दोनों दोस्त हम इकट्ठे जाएंगे तो एक ही बेंच पे जाके पहले से बैठ जाएंगे, तो उस लड़की को भी एतराज़ नहीं होगा। और जब खालिद नहीं आया तो वो जब अंदर दाखिल हुआ तो आज वक्त से थोड़ा सा लेट था। आसिया उसी जगह पे मौजूद थी जहाँ पे कल आके बैठी थी, और इस तरह वेलकम किया जैसे वो शहजाद का इंतज़ार करी, और कहा, शहजाद आइए, आपकी जगह। वो उसके लिए जगह रिजर्व करके बैठी थी, उसको इनकार ना कर सका। अगर वो खालिद के साथ आया होता तो फिर वो उसको कह देता, हम दोस्त इकट्ठे बैठेंगे। वो उसके साथ बैठ गया। फिर वही क्लास ख़त्म हुई तो खालिद ने कहा, तुम आज फिर उसके साथ बैठे? उसने कहा, मैं तुम्हें जगाता रहा हूँ, हमने इकट्ठे बैठना था। तो क्या हो गया यार, अगर वो बैठ जाती है तो? हम वही दोस्त हैं, इकट्ठे बैठने से क्या होगा? हम इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं, हर वक्त हमारा साथ होता है। क्लास में ये थोड़ा है कि सारा दिन एक ही क्लास है, मुख्तलिफ क्लासेज हम चेंज करते हैं, तो वहाँ पे वो बैठ जाती है तो कोई मसला नहीं। यूँ खालिद ने इस बात को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसको खार खाने लगा उस लड़की आसिया से कि ये इस जगह पे क्यों बैठती है। वैसे लड़कों में ये बात होती नहीं है। खालिद पता नहीं किस नेचर का था, उसको दिल ही दिल में जिद सी हो गई थी कि आसिया गलत जगह पे बैठ गई, ये मेरी जगह है। और शहजाद उसको समझा रहा था, एक पीरियड में अगर वो बैठ जाती है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी तमाम पीरियड में तो हम इकट्ठे होते हैं। यूँ वक्त गुजर रहा था, लेकिन साथ ही पहले दिन के बाद आसिया ने शहजाद से रिक्वेस्ट की कि अगर आप मेरे घर आ सकें, मैं एक लड़की हूँ, बाहर मैं कहीं बैठ के नहीं पढ़ सकती, आप अगर मेरे घर आ सकें तो मुझे खुशी होगी, आप वहाँ आके मुझे पढ़ा सकते हैं। उसने कहा, ठीक है, मैं आपके घर आ जाऊँगा। यूँ शहजाद तैयार हुआ और शाम को उसी एड्रेस पे पहुंच गया जो एड्रेस आसिया ने बताया था। ये एक बहुत बड़ा घर था, शानदार किस्म का घर, जिससे पता लगता था कि वो वाकई एक बहुत बड़े अमीर माँ बाप की बेटी है। तभी वो ऐसी ड्रेसिंग करती है, ऐसा मेकअप करती है और बहुत हसीन व जमील है। बेल बजाने पे नौकर ने दरवाज़ा खोला और ने कहा, जी बताइए। उसने कहा, जी मेरा नाम शहजाद है और मैं आसिया से पढ़ाने के लिए आया हूँ। उसने कहा, जी रुकिएगा। वो अंदर गया
और बताया मैम इस तरह है। तो आसिया खुद से बाहर चल के आ गई और कहा मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी, आइए। यूँ वो अंदर लेके गई और उन्होंने किताबें खोली, ड्राइंग रूम में बैठ के उसको काफ़ी देर पढ़ाता रहा। ये पहला दिन था। नौकर ने वहाँ पे खाने पीने के लिए चीज़ें ला के दी, उनसे पूछता रहा क्या चीज़ चाहिए, पानी, जूस, ये वो लगता रहा और उसको दिल से पढ़ाता रहा। पढ़ाते हुए उसकी पूरी तवज्जो पढ़ाई की तरफ थी। और ये बात आसिया ने भी नोट की कि कैसे ख़ानदान से ये बच्चा, लड़का ताल्लुक़ रखता है जिसने मुझे घूरा नहीं, जो मेरी तरफ नहीं देखता रहा, जो मुसलसल इसी तरफ तवज्जो देता रहा कि मैं पढ़ूं, और पूरा भरपूर ध्यान इसका पढ़ाई की तरफ था। जब उसको पढ़ा चुका तो उसने कहा मैं चलता हूँ। उसने कहा नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको खाना खा के जाना होगा, आप मेरे घर में पहली दफ़ा आए, खाना खाएं। उसने बहुत कोशिश की वो कि मैं नहीं खाऊंगा। तो उसने कहा अच्छा वादा करें, मुझे पता है आप अपने दोस्त के साथ खाना खाएंगे, आपका दोस्त आपसे बहुत मोहब्बत करता है और अपने दोस्त से करते हैं, तो फिर एक काम कीजिए, एक दिन बता दीजिए जिस दिन आप टाइम निकाल के मेरे घर खाना खाने आएंगे। तो उसने कहा फ़लाँ दिन को मैं इंशाल्लाह आपके साथ खाना खाऊंगा। और वो उसको खुदा हाफिज करके चला गया। वक्त गुजरता रहा, वो उसको पढ़ाने के लिए जाता, पूरी भरपूर तवज्जो पढ़ाई की तरफ देता और वापस आ जाता। यहाँ तक कि वो दिन भी आ गया जब उनके साथ बैठ के खाना खा रहा था। उसकी फैमिली पहली दफ़ा मिल रही थी शहजाद से। आसिया ने तारफ़ कराया डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए कि ये मेरे क्लास फेलो हैं और ये मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं। जिस तरह आप लोगों की मॉम डैड आपकी ख्वाहिश है कि मैं अच्छे नंबर लूँ, तो इनकी भी ख्वाहिश है कि ये मैं अच्छे नंबर ले सकूं। ये अपने गांव से ज़बरदस्त नंबर लेके आए हैं और पूरा तारफ़ कराया और अब मुझे ये पढ़ा रहे हैं। उसके वालिदैन बहुत खुश हुए और बहुत रिस्पेक्ट दी शहजाद को। क्या शहजाद बेटा, ये आपका अपना घर है, आप आएँ, आप इनको पढ़ाया करें, किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो आपने हमें बतानी है। क्योंकि दोनों माँ बाप जो शहजाद को देख चुके थे, अंदाज़ा लगा चुके थे कि ये बहुत शरीफ, मुअज़्ज़िज़, अदबो एहतराम करने वाला और तमीज़दार लड़का है। वालिदैन तो एक सेकंड में निगाहों को पहचान लेते थे। उन्होंने उसकी निगाहों को पहचान लिया था कि ये वाकई बच्चा इज्जत के लायक है। यूं वक्त गुजरता रहा, शहजाद आसिया को भी पढ़ाता रहा और दूसरी तरफ खालिद और उसकी दोस्ती भी रही। लेकिन खालिद अंदर ही अंदर गुस्से में था, अंदर ही अंदर उसको नफ़रत थी आसिया से, जो गुस्सा नफ़रत में इस अंदाज में बदलता जा रहा था कि मुझे मौका मिले मैं इसका पत्ता साफ़ करूं। इसने मेरे दोस्त के साथ इस तरह ये चिपक गई है कि हर वक्त अब ये उसके साथ चिपकी होती है। अक्सर मजाक मजाक में उसको कहता भी सही, आजकल तो शहजाद साहब के पास टाइम ही नहीं अपने दोस्त खालिद के लिए, वो तो बस एक आसिया हैं, उनके साथ चिपके रहते हैं, उनको पढ़ाने जाते हैं। उसने कहा देखो खालिद, तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प की ज़रूरत रहे, मैंने ना कभी पहले इनकार किया था ना आज इनकार करूँगा। जब मैं पढ़ा के अगर आता हूँ उसके बाद मैं सारा वक्त तुम्हारे साथ होता हूँ, तुम्हें कहीं मेरी ज़रूरत हो मेरे दोस्त, मैं हाजिर हूँ। और अगर उसको अच्छे नंबर लेने हैं और उसने मुझे कहा है कि मेरी हेल्प करो, तो इसमें बुराई क्या है, हर्ज क्या है? मैं तो बाकी वापस आके तुम्हारे साथ ही होता हूँ, बाकी वक्त तो तुम्हारे साथ ही गुजारता हूँ। और नहीं मैं तो मजाक कर रहा था शहजाद, बस कोई बात नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से में रहता। यूं वक्त बीतता गया। दोनों दोस्तों के बीच में वो लड़ाई, वो बात ऐसे बढ़ती गई कि अब छोटी छोटी बातों पे लड़ना शुरू हो गए थे। शहजाद उससे कहता खालिद तुम्हें क्या हो गया है, किस बात पर लड़ रहे हो यार, कोई वजह नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, विदाउट एनी रीज़न तुम मुझसे लड़ रहे हो। हाँ अब तो मैं शहजाद साहब के साथ लड़ूंगा, मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ, मैं तो यूँ हूँ। करते करते ये लड़ाई इतनी बढ़ती गई कि दोनों की बोल चाल ही बंद हो गई। एक ही रूम के अंदर रहते हुए दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे। कोशिश में था खालिद कि वो अपना कमरा चेंज कर ले, लेकिन अभी अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका था। वो भरपूर अपना असर रसूख लड़ा रहा था कि अब वो शहजाद के साथ रहना ही नहीं चाहता था। अब खालिद का उठना बैठना ऐसे लड़कों के साथ हो गया था जो अमीर माँ बाप के बिगड़ी हुई औलादें थीं। वो उनके साथ अक्सर निकल जाता, रात को लेट अपने कमरे के अंदर वापस आता। हॉस्टल के अंदर किस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर था शहजाद नहीं जानता था, लेकिन शहजाद को इतना ज़रूर अंदाज़ा हो गया था कि आजकल खालिद का उठना बैठना अच्छे लड़कों के साथ नहीं है, बुरे लड़कों की बुरी कंपनी के अंदर वो बैठ रहा है। अक्सर वो इस तरह भी हो के आता जैसे उसने कोई नशा किया हुआ हो और वो लहराता हुआ झूमता हुआ कमरे के अंदर आता। शहजाद जान जाता था कि इसने कुछ ना कुछ नशा किया हुआ है, क्योंकि उसकी जो चाल ढाल है वो लड़खड़ा रही है। लड़खड़ाने का मतलब ही यही होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन वो
नहीं चाहता था कि उसके वालिदैन तक ये बात पहुंचाए। वो डरता था कि उसके वालिदैन ही मुझे ना कह दें तुम कौन होते हमारे बेटे को बुरा भला कहने वाले। खालिद भी उससे लड़ सकता था, वो खामोश रहा। यूं वक्त गुजरते गुजरते ऐसा हुआ कि पेपरों का दौर शुरू हो गया। अब हर कोई मस्त था अच्छे पेपर हों, अच्छे नंबर ले सके। वो दोस्त जो बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्त थे, उनके बीच में कब दरार आ चुकी थी। वो एक दूसरे से बोलते नहीं थे, नाराज थे। कमरों में होते हुए पढ़ भी रहे होते थे, उसका मुंह उस तरफ होता था, पढ़ते हुए उसका मुंह उसका तरफ होता था। कमर एक दूसरे की तरफ बैठ के करते थे। बोल चाल बंद थी, खाना पीना कभी भी इकट्ठे नहीं खाते थे, कभी इकट्ठे नहीं जाते थे, बैठना भी अलग था। ऐसे था जैसे दोनों के बीच में एक दीवार हायल हो गई है। जबकि शहजाद अभी भी परेशान था कि आसिया एक पीरियड में मेरे साथ बैठती है या मैं उसको पढ़ाता हूँ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। खालिद को पता नहीं क्यों वो इतना बुरा लगा था कि बातों से बातें निकलते गई, लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ चुकी थी कि अब नफरत हो चुकी थी। खालिद उसका मुंह देखने को तैयार नहीं था और वो इसका मुजरिम सिर्फ और सिर्फ आसिया को समझता था। वो आज भी बेचैन था, अपने दिल ही दिल में कहता था, अपने दोस्तों के साथ जब बैठा होता, बिगड़े हुए लड़कों के साथ, उनको कहता था ज़िंदगी मौका दे, मैंने आसिया को छोड़ना नहीं है। तो वह दोस्त भी कुछ गंदी निगाह रखने वाले दोस्त थे। तो वो कहते तू जब हुक्म कर इस बुलबुल को उठा लेते हैं। एक दफ़ा ये बात शहजाद ने भी अपने कान से सुनी जब उसका एक दोस्त कह रहा था तू हुक्म तो कर, इस बुलबुल के पर काट लेते हैं, इस बुलबुल को उठा लेते हैं और साथ में तेरे दोस्त को भी। और तभी शहजाद रुका और इस तरह उनको देखा जैसे उसने बात सुन ली हो। तो वो लड़के हंसना शुरू हो गए और कहा लो एक और हजूर आ गए। इस तरह तंज उड़ाना शुरू कर दिया कि वो वहाँ से जल्दी से गुजर गया, लेकिन वो जुमला उसने सुन लिया था। जिससे उसको अंदाज़ा हुआ कि इसका मतलब है ये अपनी महफिलों में बैठ के आसिया के बारे में बुरा सोचते हैं, इनके ख्यालात अच्छे नहीं हैं, उसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। और यूं पेपरों का जब टाइम हुआ, सब ने पेपर दिए और जब रिज़ल्ट आया तो इंतहा का खुशी का मौका था आसिया के लिए। उसने इतने ज़बरदस्त नंबर लिए थे कि वो खुद नहीं रिज़ल्ट अभी नहीं आया था, अभी रिज़ल्ट आना था। छुट्टियां हो गई क्योंकि पेपर जब मुकम्मल हो गए, पेपर सबने दे दिए तो उसके बाद छुट्टियां थी। अब हॉस्टल में रहने का कोई तुक नहीं थी। यूं खालिद और शहजाद अपने अपने गाँव की तरफ रवाना हो गए। वो आसिया को खुदाफिज करके गया कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आता मैं अपने गांव रहूँगा। मोबाइलों का दौर था नहीं, तो उसने कहा जब मैं वापस आऊँगा इंशाल्लाह मैं तुम्हारे घर चक्कर लगाऊँगा। यूं दोनों दोस्त अपने गांव पहुँचे अलग अलग और तकरीबन 15 दिन तक दोनों के एक दूसरे से दुआ सलाम ही नहीं हो सकी। एक दिन दिल किया शहजाद का कि यार आज 15 दिन हो गए इकट्ठे गांव में रहते रहे हैं, हमारी नाराज़गी हो गई है, चलो यार मैं ही पहल कर लेता हूँ, उसके घर जाता हूँ, उसको मनाता हूँ, ख़त्म करें इस नाराज़गी को, किस चक्कर में हम नाराज़ हैं। वो खालिद के घर पहुँचा, उसने बेल दी तो उसकी वालदा ने दरवाज़ा खोला। आंटी अस्सलाम वालेकुम। ने कहा हाँ बेटा। शहजाद वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? उसने कहा आंटी मैं ठीक हूँ। जिससे उसको अंदाज़ा हुआ कि इसका मतलब है खालिद ने अभी तक घर कोई बात नहीं की, जिससे उसकी वालदा का रवैया बताता है कि उनको कुछ भी नहीं पता। उसने कहा आंटी खालिद घर में है? उसने कहा नहीं बेटा, वो तो शहर गया हुआ है अपने दोस्तों से मिलने के लिए, 3-4 दिन के बाद आएगा। तो आओ ना बेटा, आप आके बैठो, खाना चाना खाओ। उसने कहा नहीं आंटी बस खालिद से मिलना था, चले मैं फिर आ जाऊँगा। और उसके बाद वो अपने घर चला गया। उधर खालिद अपने माँ बाप को 3-4 दिन का कहकर शहर चला गया। जाते ही उसने अपने दोस्तों को साथ लिया और वो पहले से ही प्लान बना चुके थे, हमने आसिया को अगवा करना है। और वो आसिया के घर इस तरह मंडलाते रहे गाड़ियों में कि आसिया निकले और हम इसको गाड़ी में बिठाकर ले जाएं। एक दिन आसिया अपने घर से निकली, वो पैदल थी, साथ वाली किसी मार्केट की तरफ जाना चाह रही थी, वॉक कर रही थी, क्या कर रही थी वो नहीं जानते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा आसिया जा रही है तो वो गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब लेके गए। जैसे ही वो करीब गए, दरवाज़ा उन्होंने खोला और गाड़ी को रोक दिया। आसिया फ़ौरन खालिद को देख के चौंकी, ये तो खालिद है। उसने कहा खालिद तुम यहाँ पे? उसने कहा हाँ आसिया तुमसे बात करनी है। तो वो रुक गई, जैसे हाँ बताओ क्या बात करनी है। वो जैसे ही रुकी, खालिद ने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था, दोस्तों को इशारा दिया, तेजी से वो गाड़ी से बाहर निकले और पकड़ के आसिया को गाड़ी के अंदर डाल दिया और उन्होंने गाड़ी तेजी से भगा दिया। अब उनका रुख उस
वीराने की तरफ था, उस खंडर की तरफ था जहाँ पे वो चाहते थे कि कोई भी इंसान उस तरफ नहीं आता। और थोड़ी देर में वो गाड़ी वहाँ पे पहुँच गई। जब उन्होंने गाड़ी के अंदर आसिया को बिठाया तो उन्होंने उसको मुंह के ऊपर कपड़ा बांध दिया इस अंदाज में कि वो चीखो पुकार ना कर सके, आवाज़ें ना निकाल सके। और जब वहाँ पे उन्हें गाड़ी रोकी तो अभी तक उसके मुंह पे कपड़ा था, उसको बाहर निकाला तो वो चीखो पुकार करना शुरू हो गई। वो सारे हंसना शुरू हो गए और कहा, नहीं, अब तुम्हारी चीखो पुकार सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, बेहतर है खामोशी से हमारी बात सुनो, वरना हो सकता है हम बहुत बुरा बिहेव करें तुम्हारे साथ। उसने कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? तो खालिद आगे हुआ और उसने कहा, तुमने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया है, मुझे पता है, तुम बहुत करीब हो गए हो, तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त मुझसे दूर चला गया है और उस दिन से मैंने फैसला कर लिया था, अहद कर लिया था, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं कब से इस मौके की तलाश में था और आज मुझे मौका मिल गया है, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं लगा। तुमने हमारी इतनी सालों की दोस्ती पे पानी फेर दिया। मेरे दोस्तों को भी तुम पे बहुत गुस्सा है, तुम अपने आप को कोई चीज़ समझती हो ना। और उसके मुंह में जो कुछ आता जा रहा था वो बोलता जा रहा था। और ऐसी जगह पे ये खड़े थे जहां नीचे की तरफ खाई थी और उस तरफ आसिया खड़ी थी और ये आगे बढ़ रहे थे। तो खालिद का दोस्त बोला, इस बुलबुल पे तो कब की मेरी निगाह थी, मैं तो कब का इस पे दिल हार चुका था, मैं तो कब का इसको अपनी बाहों में लेना चाहता था, इसको प्यार करना चाह रहा था, जी भर के प्यार करना चाह रहा था, इसको अपनी बनाना चाह रहा था। आज मैं इसको अपनी बनाऊंगा। खालिद, तू बनाएगा ना इसको अपनी? खालिद ने कहा, हाँ, मैं तो ज़्यादा इसको अपनी बनाऊंगा, इससे बदला लूंगा। और वो सारे कहका लगा रहे थे, वो समझ चुकी थी कि ये बुरी निगाह से मुझे उठा के आए। और खालिद तब बोला, सिर्फ मैं तुझसे बदला नहीं लूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। खालिद के अंदर एक जुनून सा आ चुका था, ऐसा लगता था जैसे वो पागल सा हो चुका है। उन दोस्तों की नीयत यही थी कि हम इसके साथ गलत काम करेंगे, ज्यादती करेंगे और इसके बाद इसको छोड़ देंगे। खालिद ये बता रहा था कि नहीं, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तुमने जो करना है इसके साथ करो, मैंने इसकी जान लेनी है, मैं इसको मार दूंगा। तभी उसने बहुत बहुत हाथ जोड़ के भीख मांगी कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ भी नहीं किया। यकीन मानो वो मुझे पढ़ाने के लिए आता था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मैंने कभी उसको नहीं कहा तुम्हें छोड़ दे, मैंने कभी कुछ, इस तरह की बहुत गिड़गिड़ा के बातें करती रही। लेकिन खालिद ने कतई नहीं सुना और उन लड़कों से कहा, जो करना है कर लो इसके साथ, उसके बाद मेरे हवाले करो, मैं इसका गला दबाऊंगा। और जब उसको एहसास हो गया कि किसी सूरत भी उसको छोड़ने वाले नहीं, और उनकी नीयत को, उनकी आंखों में भरी हवस को उसने पहचान लिया और उस लड़की को ये यकीन हो गया कि वो इसकी इज्जत तार करने वाले हैं, उसकी इज्जत ख़राब करने वाले हैं, और उसके बाद ये उसको मारने वाला है, और उसकी कोई गिड़गिड़ाहट, कोई रहम की अपील नहीं सुनी गई और वो ही करेंगे जो चाहते हैं। तभी उसने कहा, जो तुम करना चाहते हो तो ये मैं तुम्हें नहीं करने दूंगी, इससे पहले कि तुम मेरी इज्जत ख़राब करो और तुम उसके बाद मेरा गला दबाओ। जो काफ़ी देर रोती रही थी, हाथ जोड़ जोड़ के गिड़गिड़ाती रही थी, और अब लड़के उसके गिरेबान तक पहुंचने ही वाले थे, कपड़े फाड़ने के लिए, उसके जिस्म से लिबास उतारने के लिए पहुंचने ही वाले थे। तो उसने कहा, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी, कभी नहीं करने दूंगी, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी भी नहीं। तो वो लड़के हंसे जा रहे थे और कह रहे थे, तुम हमें क्या छोड़ोगी, छोड़ना तो हमने तुम्हें नहीं है। और जब उस लड़के ने उसके गिरेबान की तरफ हाथ बढ़ाया कि उतारो इसके कपड़े, तो उसी लम्हे वो मुड़ी और उसने नीचे खाई में छलांग लगा दी। जैसे ही उसने नीचे खाई में छलांग लगाई तो वो खाई इतनी नीचे थी कि उसका बचना नामुमकिन था। वो सारे आगे हुए और उन्हें जब देखा तो वो एक ऐसी जगह पे जाके गिरी थी जहाँ पे कोई भी नहीं पहुँच सकता था जब तक किसी को बताया ना जाए। वो गहरे गड्ढे में एक ऐसी जगह पे गिर गई थी जहाँ पे वो मर चुकी थी और अब किसी को उसका पता भी नहीं लगना था। फौरी तौर पे वहाँ से वो कैसे गए, क्या हुआ, कोई नहीं जानता। जब टाइम पूरा हो गया और रिजल्ट घर पहुँचा तो वो हैरान था शहजाद के उसके बहुत ज़बरदस्त नंबर आए थे, और अब वो बेचैन था। शहर पहुँचे और आसिया के भी नंबर पता करे कि उसके कितने नंबर आए हैं, वरना पहले ये होता था वो खालिद की तरफ भागता था या खालिद उसकी तरफ आता था कि मेरे इतना नंबर आए हैं, तेरे कितने नंबर आए हैं। खालिद की इस दफ़ा नंबर कम आए थे, बहुत कम आए थे। वो खुशी खुशी आसिया के घर पहुंचा और जब दरवाज़ा बेल दी
दरवाज़ा खोला गया तो उसको पता लगा अंदर जाकर कि आसिया का कोई पता नहीं है। वो घर से निकली थी, उसके बाद वो वापस नहीं आई। वो उसका रिपोर्ट भी दर्ज करवा चुके हैं, हर जगह पे पता भी करा चुके हैं, जहाँ जहाँ उनका था वो सब कर चुके हैं। आसिया का कोई पता नहीं है। और उन्होंने रोते हुए बताया उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है, वो फर्स्ट पोजीशन ले चुकी है, बहुत ज़बरदस्त उसने नंबर लिए हैं, लेकिन आसिया का कोई पता नहीं। वो खुद परेशान हो गया कि ये क्या हो गया, आसिया कहाँ चलेगी। वो भी नहीं जानता था कि आसिया कहाँ जा सकती है। कुछ देर बैठा रहा, उन्होंने खाने के लिए कहा, पूछा, उसका दिल ही नहीं चाह रहा था वो बैठने के लिए। वहाँ से निकल आया, लेकिन वो परेशान था कि आसिया कहाँ जा सकती है, ये क्या हुआ है। वो वहाँ से निकला और पैदल चलता हुआ इस ऐसे ही निकल पड़ा जैसे इंसान के दिमाग में कुछ भी नहीं होता, सोच भी कुछ नहीं होती, उसने क्या करना है, ये क्या सुन बैठा है। उसका दिमाग जैसे माउफ सा हो गया था, दिमाग उसका बंद सा हो गया था। और उसके बाद वो चलता 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 एक पहाड़ी की तरफ ऐसे ही चलना शुरू हो गया। जब काफ़ी दूर निकल गया तो एक चोटी पे जाके जैसे वो बैठ सा गया और खामोश सा हो गया। उसका दिल बहुत दुखी था। वो बैठे 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 एकदम उसका दिल भराया, उसने रोना शुरू कर दिया। वो रोता रहा, वो रोता रहा, वो रोता रहा, तो एकदम से उसके कानों ने एक आवाज़ सुनी, शहजाद तुम रो रहे हो। एकदम से उसके जिस्म को झटका सा लगा। ये आवाज़ किसी और की नहीं, आसिया की आवाज़ थी। एकदम से वो चौंका, ही तो आसिया की आवाज़ है। उसने इधर उधर देखा, उसको कहीं पे भी आसिया नजर ना आई। वो डर सा गया, वो डरता था। कौन है, कौन है यहाँ पे? उसने कहा, शहजाद मैं हूँ आसिया, डरो मत। कहाँ है आसिया? मुझे तो कोई आसिया नज़र नहीं आ रही। तो उसी लम्हे उसने देखा, जो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, वहीं पे एक सफ़ेद सा धुआं सा बना, और उस धुएं ने एक इंसान की तरह की शक्ल इख्तियार कर ली। वो वजूद नहीं था, ऐसा ऐसा वजूद था जिसके आर पार भी देखा जा सकता था, लेकिन वही आसिया का कद था, वही आसिया का हुस्न था, वही आसिया का बाल बने हुए थे, सफ़ेद कपड़े पहने। आसिया उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। ऐसी आसिया थी जिसको वो हाथ भी लगाना चाहता तो हाथ नहीं लगा सकता था। उसने देखा आसिया को तो परेशान हो गया। आसिया उसके सामने खड़ी थी, उसको देखता रहा, आंखें झपकता रहा। उसने कहा, आसिया तुम? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। वो जल्दी से आगे हुआ उसको हाथ लगाने के लिए, तो पता लगा जिस चीज़ को उसने हाथ लगाया था वो कुछ भी नहीं था, उसका हाथ फ़ज़ा में ही था। तो उसने कहा, शहजाद मैं मर चुकी हूँ। शहजाद जिस वजूद को तुम हाथ लगा रहे हो ये वजूद नहीं, ये मेरी आत्मा है, ये मेरी रूह है। मैं बेचैन थी तुम्हें बताने के लिए। शहजाद मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। आसिया तुम मर कैसे गई? तो फिर आसिया ने उसको बताना शुरू किया कि कैसे वो घर से निकली और उसका पीछा करते वो लोग आए और उसको लेके गए, और किस तरह उसकी इज्जत तार तार करना चाहते थे, और किस तरह उसने अपनी जान बचाने के लिए नीचे खाई में छलांग लगा दी। जब वो सारी बात सुन चुका तो उसका गुस्से से चेहरा लाल पीला हो गया। उसने कहा, मैं उस खबीस को नहीं छोड़ूंगा, उनके दोस्तों को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उन सबको मार डालूंगा। तभी आसिया बोली, शहजाद मैंने अपना बदला ले लिया है। शहजाद तुम्हें उनको मारने की ज़रूरत नहीं है, वो जहन्नम वासिल हो चुके हैं। उसने बताना शुरू किया कि जब उन्होंने मुझे मारा और मैं मर गई तो मेरी रूह जहाँ रूह को जाना चाहिए था वो वहाँ नहीं जा सकी। मैं अपने आप को इस दुनिया पे पा रही थी। मैं हैरान थी कि मैं तो मर चुकी हूँ। मैं अपने वजूद को खड़ी देख रही थी। मैंने जिस वक्त गिरी हूँ और मेरा वजूद उसके अंदर से निकला है, तो मैंने अपने उस वजूद को खून में लथपथ हुए देखा है। तब मैं समझ गई हूँ मैं मर चुकी हूँ। और उनकी मैंने बातें भी सुन ली थी, क्योंकि मैं वहीं से उठती हुई ऊपर आ गई तो मुझे लगा कि मेरा वजूद उड़ सकता है, और उड़ के उसी जगह पे मैं आ गई जिस जगह पे वो खड़े थे, और वापस गाड़ी में बैठते रहे थे खुशी खुशी कि हमने अपना काम पूरा कर दिया। जिसमें एक शख्स कह रहा था, उसका दोस्त, हो मज़ा नहीं आ सका, मज़े लूटने थे वो रह गए, काश मज़ा लूट लेते, इसको पकड़ ही लेते फिर जा सकते। ये मैं सब सुन रही थी, तब मुझे अंदाज़ा हुआ मैं मर चुकी हूँ, इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था अपने बारे में, सिर्फ इतना कि मैं उधर कहाँ जाना है, मेरी आखिरी आराम गाह कहाँ है, रूहें कहाँ जाती हैं, मुझे नहीं पता था। मैं भटक गई और मैं इसी दुनिया में फंस गई, फिरती रही। लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं वहाँ जहाँ जाना चाहती हूँ, जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा मैं नहीं जा सकती। तभी एक दिन यही दोस्त
गाड़ी पे इकट्ठे ही उसी पहाड़ी की तरफ जा रहे थे जिसके आगे एक साइड पे पहाड़ी है और एक साइड पे खाई। और मैंने फैसला कर लिया था बदला लेने का। ये सारे वही दोस्त थे, मैं इंतजार में थी जिस दिन ये इकट्ठे हों मैं इनका बदला लूं। मैं इनके पीछे लगी रही, इनको नजर नहीं आती रही, इनके पीछे लगी रही। और एक दिन सारे ये इकट्ठे हुए और गाड़ी में बैठ के ये जा रहे थे, तो मैं इनके पीछे पीछे थी। और एक जगह पे जैसे ही ये उस जगह के करीब पहुंचे तो मैंने गाड़ी में अपने वजूद को इस तरह जाहिर किया कि गाड़ी की जो ऊपर वाली छत थी वहां पे मैं चिपकी हुई थी। और उनको मैंने जब कहा मैं ही आसिया हूं, मैं वापस आ गई हूं, ये चौंक गए। और तभी मैंने उनको कहा मैं अपना बदला लेने के लिए आई हूं। मैं उनको कुछ कह नहीं सकती थी सिवाय डराने के। मैं उनको डरा सकती थी, मेरे वजूद में इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी चीज़ को हाथ लगा सकूं। जिस तरह तुमने मेरे वजूद को हाथ लगाया, मेरा वजूद नहीं है, एक धुआं सा है जिसको तुम महसूस तक नहीं कर सकते। मैं भी इतना अंदाज़ा लगा चुकी थी कि मैं उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकती, हाँ डरा धमका के ज़रूर मैं बदला ले सकती हूँ। और यूँ मैंने उनको डराना शुरू कर दिया और इस तरह ये शदीद डर गए। खालिद और उसके तमाम दोस्त इतने डर गए कि जिस वक्त वो मुड़ने लगे तो मैंने कहा स्पीड बढ़ाओ। और उनको इतना डरा दिया कि वो अपनी स्पीड भी बढ़ा गए और मेरी बातें जैसे मैं कहती जा रही अमल करते जा रहे थे। इतना वो खौफजदा हो गया थे मेरे वजूद से, जिस तरह मैंने अपना आप को भयानक बना के उनके सामने पेश किया था, कि वो मोड़ काटते हुए उनकी गाड़ी गिरी है और खाई में ऐसे जाके गिरी है कि उनके वजूद, उनके टुकड़े टुकड़े उनके चेहरों से शनाख्त भी नहीं हो सकेगी थी ये कौन है। ऐसी बुरी जगह पे लेके जाके मैंने उनको मारा है कि वो अब ख़त्म हो चुके हैं। मुझे इंतज़ार था तो तुम्हारा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। शहजाद ने कहा आसिया तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे कभी ये बात कह नहीं सका। पहले दिन ही जब तुम क्लास में आई थी उसी दिन ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं इसका इजहार नहीं कर सका। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो हंसी, मुस्कुराई और कहा शादी ज़िंदा लोगों से होती है शहजाद, मैं मर चुकी हूँ। मैं भटक रही थी और अब वापस जाना चाहती हूँ उस तरफ जहाँ तमाम रूहें जाती हैं। तुम्हें सिर्फ आज इतना कहने आई हूँ, मेरी मदद करो। शहजाद ने कहा तुम्हारा रिज़ल्ट आया है, तुम्हें पता है तुमने फर्स्ट पोजीशन ली है, इतने ज़बरदस्त तुम्हारे मार्क्स आए हैं। उसने कहा हाँ मुझे पता है, काश मैं ज़िंदा होती तो खुशी का इजहार कर सकती। मैं मर चुकी हूँ। और हाँ, किसी अच्छी लड़की को देख के उससे शादी कर लेना। तुम बहुत अच्छे लड़के हो शहजाद, मैं तुमसे कभी इजहार नहीं कर सकी। पहली दिन जब मैं क्लास में दाखिल हुई थी, तुम्हें देखते ही पता नहीं क्यों मेरा दिल भी तुम्हारी तरफ खींचा चला आया था। और सच ये है शहजाद, मैं भी तुम्हें प्यार करती थी, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन ज़िंदगी में ये मोहलत नहीं मिली और मुझे अब वापस जाना है। आज आखिरी मुलाकात है, एक दफ़ा शायद और मिलूँगी। फ़लाँ जगह पे मेरा आज भी वजूद पड़ा है जो हड्डियों का ढांचा रह गया है। मेरे वालिदैन तक उसको बताओ और उस जिस्म को दफना दो ताकि मुझे सुकून आए और मैं यहाँ से जा सकूँ। उसके बाद वो उससे बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो एकदम से गायब हो गई। वो आवाज़ें देता रहा आसिया आसिया आसिया, लेकिन आसिया कहीं पे नहीं थी। उसके घर गया और उसने कहा ये वाक़या है, ये सारा कुछ हुआ है। उसके वालिदैन ने कहा चलो चल के देखते हैं। वो लोग उसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे आसिया ने कहा था। नीचे गए, ढूंढा तो जो हड्डियों का ढांचा मिला उससे वो उसको पहचान गए। उसकी अंगूठी आज भी जो पहनी हुई थी उस ढांचे ने, वो वही अंगूठी थी जो आसिया की थी। बाकी तो ढांचा ही रह गया था या बाल रह गए थे। उन्होंने उस ढांचे को उठाया और एहतमाम किया उसी तरह जिस तरह किसी इंसान को रुखसत किया जाता है इस दुनिया से, नहला धो के कफन पहना के। अब नहलाया धुलाया तो नहीं जा सकता था, हाँ ज़रूर इतना उन्होंने किया, उसका नमाज जनाजा पढ़ाया, उसको कफन दिया, कफन दे के नमाज जनाजा पढ़ा के कब्र के अंदर उसको, जिस वक्त वो मट्टी डाल रहे थे, कफन बंद कर रहे थे, तभी सारे कब्र की तरफ मुतवज्जो थे। और उसी लम्हे शहजाद की निगाह सामने दरख्त पे, जो दूर दरख्त था, उसने देखा दरख्त से टेक लगाए आसिया खड़ी थी। और जब मट्टी डाल रहे थे तभी उसने मुस्कुरा के शहजाद की तरफ देखा और यूं हाथ हिला के खुदाफिज किया और ऊपर की तरफ उड़ी और गायब हो गई। जहां वो पहले ही दिल में आंसू भर के बैठा था, उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। वो आखिरी मुलाकात थी जो उसकी और आसिया की थी। और उसी वक्त जब वो वहाँ से जाने लगे तो तभी आसिया के बाप ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा एक ही हमारी बेटी थी जो चली गई, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो क्या तुम हमारे बेटे बन सकते हो।
तुमने इसको बहुत प्यार से पढ़ाया है। वो हमेशा तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती थी, हर वक्त तुम्हारे गुण गाती थी, वो तुम्हें चाहने लगी थी और तुम हमें भी पसंद आए थे, लेकिन वो आज चली गई। हम तुम्हें अपना बेटा बनाना चाहते हैं। तुम अपने माँ बाप से हमेशा राब्ते में रहना, उनकी मदद करना, लेकिन यहीं रहो, हम तुम्हारी नौकरी भी करवा देंगे, हमारी इस कमी को पूरा करो। और उसने सर झुका लिया जैसे कह रहा हो मुझे कोई इतराज़ नहीं। और फिर ऐसा ही हुआ, शहजाद उन्हीं के बेटा बन के उन्हीं के घर में रहा। उन्होंने उसको बहुत अच्छी नौकरी दिलवाई, पीछे उसने अपने माँ बाप को भी सपोर्ट की और अच्छी खासे पैसे भी कमाए और अपनी ज़िंदगी गुजारी। और एक वक्त आया, ये कहानी बहुत सारे लोगों तक आहिस्ता आहिस्ता फैल गई और उनके इलाके में आज भी इस कहानी का तज़किरा होता है जो उन्होंने मुझे भेजी, और वही कहानी मैंने आपको सुना दी। ये थी आज की कहानी। आप भी अपनी कहानियाँ मुझे भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी OCS का हिस्सा बनाऊंगा। भेजने के लिए रिक्वेस्ट एक छोटी सी है, डाउनलोड नहीं करना कहानी को, आप वहाँ पे लाइव ही यूट्यूब पे ही आप कोशिश किया करें, कहानी को सुन लिया करें। और अगर आप प्रीमियम ले लेंगे, पेड होता है तो उसमें ऐड नहीं चलते होते, विदाउट ऐड होता है, ऐड के बगैर ही आप सुन सकते हैं, तो रिक्वेस्ट है। वरना ये होता है ऐड की ही कमाई होती है जो हम यूट्यूब से हासिल करते हैं, और जिससे मैं खुद अकेला नहीं और भी लोगों का इससे घर चलता है, लोगों को मैं देता हूँ। तो रिक्वेस्ट है, इसको ज़रूर वहाँ पे सुना करें, यूट्यूब पे डाउनलोड ना किया करें। उसके बाद एक दफ़ा जब सुन लें उसके बाद डाउनलोड कर लें। आप लोग भी अपनी कहानी भेजिए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0092316555 रिपीट करता हूँ 0092, पाकिस्तान का कोड है 3136655500, और ये नंबर डायरेक्ट होगा पाकिस्तान से 0313665500। कहानी भेजने के लिए वॉइस मैसेज भी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, दोनों सूरतों में लिख के भेजें या वॉइस मैसेज करें। आखिरी लफ्ज़ होना चाहिए STORY, इंग्लिश में स्टोरी या उर्दू में स्टोरी लिख के भेज सकते हैं। इंग्लिश या उर्दू में आखिरी लफ्ज़ होना चाहिए स्टोरी, या फिर लिख सकते हैं OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी, OCS लिख सकते हैं और इसको मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। इंशाल्लाह आपका जैसे ही कहानी का नंबर आएगा मैं आपकी कहानी OCS में शामिल कर लूँगा। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।